टूटी हुई झोपड़ी जिसके छप्पर में इतने छेद थे कि रात को तारे गिनने के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी झोपड़ी में रहते थे दो अनाथ भाई राजू और श्यामू। सुबह उनके लिए सूरज नहीं भूख लेकर आती थी। कभी मजदूरी मिल जाती तो चूल्हा जलता। कभी काम नहीं मिलता तो चूल्हा भी सूना रहता। अरे राजू, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? भैया, आज भी कोई काम नहीं मिला। लगता है भगवान चाहते हैं कि हम उन्हीं के पास आ जाएं। अरे अरे भगवान को मत कोस रे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, सब ठीक हो जाएगा, पर हमारे मरने के बाद। अरे अरे देख, मुझे बोझा उठाने से 50 रुपए मिले हैं। आज का काम हो गया। अरे भैया, वाह, बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। राजू तेज दिमाग वाला था और उसी का उसे घमंड भी था, लेकिन ये दिमाग उसे कोई मदद नहीं कर पा रहा था। श्यामू इसके उलट था, ज्यादा बोलता नहीं था, पर जो देखता जो सुनता वो उसके मन में जम जाता था, जैसे पत्थर पर लकीर। देख लेना श्यामू भैया, एक दिन मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा। ये झोपड़ी, ये भूख, सब पीछे छूट जाएगा। मुझे बस एक मौका चाहिए अपना मस्तिष्क चलाने का। बड़ा व्यक्ति बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे आदमी बने रहना। अरे भैया, आप भी अजीब हो, बस साधु संतों वाली बातें करते रहते हो। अगले दिन सुबह दोनों झोपड़ी से निकल पड़े। इस बार दिशा बदल दी थी, दूसरे राज्य की ओर। काम की तलाश में दोनों यूं ही भटका करते थे। अगर आज कुछ ना हुआ ना, तो वहीं के वहीं प्राण त्याग दूंगा, बता रहा हूं। अरे चुप रह, तू बहुत फालतू बकवास करता है। शुभ शुभ नहीं बोला जाता तुझसे। अरे भैया, शुभ शुभ हो भी तो तभी तो शुभ शुभ बोलूं। शुभ शुभ बोलेगा तो शुभ शुभ होगा, समझा? वाह भैया वाह। रास्ता लंबा था, कदम भारी, पेट में भूख थी पर आंखों में उम्मीद। धूप सिर पर थी और सड़क पर सन्नाटा। तभी मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। लाठी थामे, आंखें अध खुली, पर चेहरा जैसे सब देख रहा हो। अरे हटिए बाबा, देर हो रही है। देर नहीं हो रही बेटा, रास्ता बदल रहा है। अरे आप रास्ता बदलो, लेकिन हमारा रास्ता तो छोड़ो। बूढ़े ने राजू की बात नजरअंदाज करके बोलना शुरू किया। आवाज में न डर था न लालच, बस एक ठहराव था। तुम दोनों का रास्ता एक ही जगह से मुड़ेगा। एक आगे जाएगा, एक पीछे रह जाएगा, पर जो पीछे रहेगा वही आखिर में सच देखेगा। राजू के चेहरे पर हंसी तैर गई, ऐसी हंसी जिसमें भरोसा नहीं मजाक होता है। वाह बाबा वाह, आजकल भविष्य भी रास्ते पर खड़ा होकर बांटा जा रहा है? हमें कार्य चाहिए, काम, ये कहानी नहीं। मुझे तो जिसके चेहरे पर जो दिखाई देता है मैं वो पढ़ देता हूं। तुम मानो या ना मानो। अच्छा, तो ये बताइए कि मैं कब मरूंगा? ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अरे तो आगे बढ़िए ना, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हैं? श्यामू कुछ नहीं बोला। उसने बूढ़े की आंखों में झांका, उसे एक अजीब सी सच्चाई नजर आई। अब चलो राजू, देर हो रही है। वे आगे बढ़ गए।
पीछे बूढ़ा रह गया, पर उसकी बात दोनों के दिमाग में चलती रही। एक आगे जाएगा, एक पीछे रह जाएगा। पागल बुढ़ा कहीं का। अरे तुम बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हो। अरे जाने दो ना उसे। उसी दिन राज्य में हलचल मच गई। गली गली एक ही बात फैलने लगी, राजा कुछ बड़ा ऐलान करने वाला है। लोग काम छोड़कर दुकानें बंद कर दरबार की ओर चल पड़े। अरे अरे भाई, सुना है इनाम मिलेगा। हैं? क्या कहा, इनाम? अरे हाँ भैया, इनाम। मैंने तो सुना है राजा खुद परेशान है। अरे भाई सुना है, जो समझदार निकलेगा उसकी किस्मत ही बदल जाएगी भैया। हाँ। दरवाजे के बाहर भीड़ जमा थी। भीतर राजा धनंजय सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर चिंता, आंखों में गुस्सा। मंत्री और सेनापति दोनों किनारे खड़े थे। मेरे राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका सत्य सामने आना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति भी ये मानता है कि उसके पास बुद्धि है, वो आगे आए। जो सत्य तक पहुंचेगा उसे धन मिलेगा, इतना धन कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। परंतु जिसने मेरा समय अनावश्यक रूप से बर्बाद किया, वो मारा जाएगा। इसलिए सोच समझ कर आना। राजू की आंखों में चमक आ गई। यही मौका था, यही वो दिन जिसका सपना वो रातों में देखता था। देखा श्यामू भैया, ये मौका मेरे लिए ही है। अब आप देखना मेरे दिमाग का कमाल। अरे पर सोच के तो देखो, राजा स्वयं क्यों नहीं ढूंढ रहे ये सच? उनके पास क्या कमी है जो वो जनता से सहायता ले रहे हैं? अरे भैया, आपको क्या है? मुंह बंद रखिए आप। छोटे, सोच ले, कुछ गड़बड़ हुई तो मारे जाएंगे। अरे नहीं होगी, चलो भी। फिर दोनों महल के भीतर पहुंच गए। तो तुम दोनों को लगता है कि तुम अति बुद्धिमान हो। लगता नहीं, हम हैं। आप प्रश्न करिए। चलो ठीक है, तो सुनो। राज्य की सीमा पर एक खेत जला मिला, परंतु अजीब बात यह थी कि अग्नि सिर्फ बीच में ही लगी थी, किनारे जस के तस थे। दरबार में सन्नाटा फैल गया। फिर मंत्री बोला, और वहां ये पहेली मिली है, जहां से सूरज नहीं उगता वहीं से सत्य का रास्ता प्रारंभ होता है, और मैं भी वहीं कहीं हूं। दोनों पहेली सुनकर सोच में पड़ गए। राजू जमीन पर झुक गया, उंगलियों से काल्पनिक रेखाएं खींचने लगा। दिशा, हवा, दूरी, समय सब उसके दिमाग में घूमने लगे। श्यामू ने आंखें बंद की, खेत की तस्वीर मन में रखी। फिर बोला, हो सकता है किसी ने जानबूझकर मात्र बीच में जलाया हो, ताकि दिखाया जा सके कि ये कोई दुर्घटना नहीं। तुम पहेली का अर्थ बताओ, ये हमें ज्ञात है। दरबार में फुसफुसाहट हुई। राजा ने राजू की ओर देखा। जहां से सूरज नहीं उगता, यानी पश्चिम दिशा। आप खेत के पश्चिम में जांच कराइए। ठीक है। सब उस खेत के पास पहुंचे।
राजू देखते ही बोला, पश्चिम में तो ये पुराना मील पत्थर है, इसे हटाओ। उसे हटाया गया तो उसके नीचे से एक पन्ना मिला जिस पर लिखा था, पहली पहेली सुलझ गई। लगता है महाराज आपको कोई समझदार इंसान आखिर मिल ही गया। ये कैसा हास्य है? हमारे साथ ये सब करने का दुस्साहस किसने किया? यदि एक बार मिल जाए तो सर धड़ से अलग करा दिया जाए। शांत हो जाइए महाराज, पहेलियां हल होते ही उसका पता चल जाएगा। पर उसने ये क्यों लिखा कि मैं भी वहीं कहीं हूं? उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब चल पड़े। महल पहुंचकर अब दूसरी घटना राजा ने सुना। राजमहल के भीतर एक जीव मरा मिला, बंद कमरे में, बिना रक्त के, और उसके साथ पहेली थी, जो रक्षा के लिए होता है वही बंधन बन जाता है। डरो मत, उत्तर दो। डरो मत, उत्तर दो, ऐसा क्यों लिखा है? राजू ने पल भर नहीं लगाया और चिल्ला पड़ा, ताला 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 वैसे तो सुरक्षा के लिए होता है, पर आपको कहीं बंद कर लिया जाए तो कैद बन जाता है। पर यहां ताले का क्या अर्थ? तुम भी कुछ सोच लो श्यामू, या सब कुछ राजू ही करेगा? लगता है तुम मात्र मेरा समय बर्बाद करने आए हो। नहीं महाराज, अगर ताला सही उत्तर है तो हमें कोई ताला खोलना होगा जो रक्षा के लिए भी हो और बंधन भी बन जाता हो। अरे देखो, अरे इस जीव के गले में कड़ी और ताला है, इसे खोलो। हाँ, पर ताले की चाबी कहाँ है? सब चाबी ढूंढने लगे, लेकिन श्यामू ने ताला हिलाया और उसकी चाबी वाली जगह से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो मतलब पहेली हल हो चुकी है। अरे यार, ये श्यामू को कैसे मिल गया? अति उत्तम, परंतु अभी तक ये करने वाले का कोई पता नहीं चला। पता चल जाएगा महाराज, आप अगली पहेली बताइए। राजा धनंजय ने राजू और श्यामू को देखा, फिर हाथ उठाकर इशारा किया। माहौल ऐसा था जैसे किसी ने कहानी को बीच में रोक दिया हो। आज के लिए इतना ही, तुम दोनों जाओ, कल फिर दरबार में आना। ठीक है महाराज, महाराज की जय हो। ठीक है महाराज, प्रणाम। राजू का सीना फूल गया, चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो जीत से पहले आता है। श्यामू ने सर झुकाया और चुपचाप बाहर की ओर चल पड़ा। शाम को वो उसी टूटी झोपड़ी में थे। राजू बस शेख ही बघारने में लगा था। हाँ, देखा आज मैंने कितना अच्छा किया। कल तो खेल ही समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे बहुत सारा धन मिल ही जाएगा। पर भैया, आप फिक्र ना करना, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। राजू बोलता जा रहा था, जैसे हर शब्द से अपनी ऊंचाई नाप रहा हो। श्यामू जैसे किस सोच में डूबा हुआ था। अरे अरे श्यामू भैया, क्या सोच रहे हो? वैसे एक बात कहूं, यह मौका आपके लिए था भी नहीं, ये मेरे लिए बना था, मेरे लिए। प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उत्तर मेरे पास है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। श्यामू ने सिर उठाया, बोला नहीं, पर उसने 3 बातें नोटिस कर ली थीं। पहेलियों की भाषा
राजकीय है, अर्थात ये कोई अनपढ़ या आम व्यक्ति नहीं है। और ये घटनाएं सुनते वक्त महाराज कहीं भी हैरान नहीं थे, न दुख, न क्रोध और न ही हैरानी। और हर पहेली सीधे राज्य की व्यवस्था पर उंगली उठा रही थी। सीमा की सुरक्षा और राजमहल में राजा की सुरक्षा। अरे क्या सोच रहे हो भैया? अब कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कल क्या होगा। कल मेरी विजय होगी, और क्या होगा। अगली सुबह दरबार लगा भी नहीं था कि तीसरी घटना हो गई। अचानक शोर मच गया। दरबार के बाहर राजस्व के कागज हवा में उड़ गए, कुछ फटे हुए, कुछ बदले हुए। मुहरें आधी मिट चुकी थीं। अरे कागज बिखर गए हैं, पर ये तो पूरी तरह से सुरक्षित थे। लगता है किसी ने जानबूझ के छेड़छाड़ की है, पर इतना भीतर आकर ये सब कौन कर रहा है? कोई पहेली है? हाँ, एक पत्र सीधा मेरे हाथ में उड़कर आया है। जो लिखा सबसे अधिक जाता है, वही सबसे कम पढ़ा जाता है। राजू आगे बढ़ा और चिल्लाया, अरे ये तो बहुत आसान है। कर और हिसाब जो लिखा जाता है, पर कोई पढ़ता नहीं। सबको लगता है सही ही लिखा होगा। सही उत्तर, क्योंकि इसका उत्तर पहेली लिखने वाले ने उसके पीछे ही लिख दिया था। मैं तो बस तुम्हारा मस्तिष्क देख रहा था। तुम बुद्धिमान हो, पर यह शामू बिल्कुल बुद्धिहीन लग रहा है। महाराज, मैं ये सोच रहा था कि राज्य के सारे कागज उड़ रहे थे, पर आपको पहेली की चिंता थी। ऐसा क्यों? उत्तर नहीं दिया और उल्टा तुम मुझसे प्रश्न करोगे। अरे श्यामू भैया, अरे पहेली हल नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहो। श्यामू चुप हो गया। राजू को लगा वो जीत रहा है। अब तो साफ है, पुरस्कार मेरा है। पहली घटना, राज्य की सीमा पर खेत राजा का था, किसी आम किसान का नहीं। दूसरी घटना, राजमहल के भीतर, वो भी राजा के शयन कक्ष में। तीसरी घटना, राज्य के कागज। ये काम कोई आम व्यक्ति भला कैसे कर सकता है? मुझे तो बस ये समझ में नहीं आ रहा। तभी राजा ने राजू से कहा, तुमने स्वयं को सिद्ध किया है, अब अंतिम परीक्षा है। राजा ने एक रेशम का लिफाफा आगे बढ़ाया, हल्का, न कोई मुहर न कोई निशान। यह अंतिम पहेली विशेषकर तुम्हारे लिए, श्यामू को न बताना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मैं इसको भी हल कर दूंगा महाराज। हमें ज्ञात है राजू, तुम अत्यधिक बुद्धिमान हो। दूर श्यामू खड़ा था, उसने बस लिफाफा देखा, पहेली न सुन सका। महाराज, ये अन्याय है। तुम चुप रहो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। तुम्हें कुछ बताकर भी क्या लाभ। और फिर दोनों वापस आ गए। उस रात श्यामू सो नहीं सका। झोपड़ी में अंधेरा था, पर उसकी आंखों में एक ही चीज चमक रही थी, रेशम का वो लिफाफा, वो रंग, वो मुलायम चमक, वो बुनी हुई सतह। उसने शब्द नहीं देखे थे, पर लिफाफे को देखा था, और वही देखना काफी था। रेशम हर किसी के बस का नहीं होता, मैं ये जानता हूं। बाजार का रेशम अलग होता है, थोड़ा कड़ा, थोड़ा चमकीला। पर वो लिफाफा वैसा नहीं था। वो ठीक वैसा था जैसा राजमहल के भीतर पहना जाता है, जैसे शाही कपड़ों से काटा गया हो। अरे क्या सोच रहे हो श्यामू भैया? अगर पहेली पूछना चाहते हो तो
भूल जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। फिर उसे एक और बात याद आई। उस लिफाफे पर कुछ लिखा नहीं था। शब्द उभरे हुए थे, स्याही से नहीं, धागे से। वो कला, वो तकनीक, वो सिर्फ राजकीय कारखाने में होती है, जहां शाही पत्र, राजादेश और मोहरें बनती हैं। आम व्यक्ति के पास न वो हुनर होता है और न ही वो अनुमति। श्यामू करवट बदलता रहा। पहली घटना याद आई, सीमा पर जला खेत, पर वो खेत राजा का था। दूसरी घटना, महल के भीतर शयन कक्ष में। तीसरी, राजस्व के कागज। हर बार नुकसान हुआ, परंतु महाराज, हम जैसे व्यक्तियों से पहेलियां सुलझवा रहे हैं। मुझे लेश मात्र भी यकीन नहीं हो रहा। कल मैं धनी होने वाला हूं, ये सोच सोचकर मुझे नींद ही नहीं आ रही। अरे श्यामू भैया, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं प्रसन्नता से। नहीं होगा, अत्यधिक मत सोचो। चलो सो जाओ। अगली सुबह दरबार पूरा भरा था। मंत्री, सेनापति, चुने हुए लोग। राजा धनंजय सिंहासन पर बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे पहले से जानते हो कि अब क्या होगा। सामने राजू और श्यामू खड़े थे। राजू आखिरी पहेली का जवाब दे चुका था। अब जब सारी पहेलियां सुलझा ली गई हैं, तो ये बताओ, ये सब किसने किया? अपराधी को मेरे सामने प्रस्तुत करो राजू। राजू का दिल तेज धड़कने लगा। जवाब उसके पास थे, संकेत भी, पर नाम पर उसका दिमाग रुक गया। उसने इधर उधर देखा, फिर नीचे। मैंने पहेलियां हल की हैं, पर ये करने वाला कौन है? मुझे नहीं पता। ऐसा तो कोई साक्षी नहीं मिला। राजू चुप हो गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या कहा? तो मैं तुम दोनों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात थी अपराधी का पता लगाना। उसका तो तुमने कुछ नहीं किया, मात्र पहेलियां ही बूझते रहे। अरे पर महाराज। चुप रहो। तभी श्यामू आगे बढ़ा। राजू ने उसे रोकना चाहा, पर वो रुका नहीं। ये सब स्वयं महाराज ने ही किया है। दरबार जैसे हिल गया। अरे ये क्या दुस्साहस है? अरे राजा पर इल्जाम। अरे ये क्या हो गया? अरे भाई, ये क्या कह दिया? ओह, जब कुछ समझ में ना आए तो महाराज पर उंगली उठा दी। सेनापति का हाथ तलवार के हत्थे पर चला गया। संभल कर बोलो। राजा ने हाथ उठाया। एक इशारा, शोर थम गया। उनकी आंखें श्यामू पर टिक गईं। तुम्हें मुझ पर शक क्यों है? क्योंकि जो मैंने देखा वो किसी और के बस का नहीं था। आपके अपने स्वयं के खेत में आग, आपके शयन कक्ष में मरा हुआ जीव, राज्य के पत्रों का निकलकर उड़ने लगना, और फिर अंत में ये रेशम का लिफाफा, गुदे हुए शब्द। ये कला मात्र राजकीय कारखाने में होती है। आम व्यक्ति के पास न साधन है, न अधिकार। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या पता किसी ने चोरी की हो? नहीं, जैसे आपने इस बात की परवाह ही नहीं की कि वो लिफाफा रेशम का है, उसी से समझ में आ गया कि वो आपने स्वयं बनवाया है महाराज। अच्छा, तुम बहुत अधिक नहीं बोल रहे हो। मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं सेनापति, रुक जाइए। ये बालक सही कह रहा है। हैं? क्या? राजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई।
तुमने सब सत्य कहा श्यामू। क्या? ये सब मैंने ही किया था। लोग सन्न रह गए। मेरा कोई पुत्र नहीं है, पर मुझे ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए था जो इतना बुद्धिमान हो, जो मेरी तरह बारीकियों को पकड़ सके। उन्होंने राजू की ओर देखा। राजू, तुमने हर पहेली हल की, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है। मैंने जो वचन दिया था वो निभाया जाए, पर श्यामू ने उन पहेलियों को देने वाले को समझा। राज्य को ऐसे ही राजा की आवश्यकता होती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? अर्थात मैं राजा बनूंगा। बनोगे नहीं पुत्र, बन गए। मेरे साथ साथ अब से तुम भी राजपाट संभालोगे, और मेरे जाने के बाद मात्र तुम। राजू को धन मिला और श्यामू को राज्य के राजा का पद। जहाँ कभी एक बूढ़ा ज्योतिष खड़ा था, उसकी बात पूरी तरह सच हो गई। रास्ता दोनों का एक था, पर मंजिल अलग।